सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। चंचल जी, आपको भी हमारा नमस्कार। नमस्कार ममता जी, आपको और सभी सुनने वालों को चंचल वर्मा का नमस्कार। क्या हाल है? हाल बहुत अच्छे हैं। देखिए, बारिश की बूंदें पड़ गई है मुंबई के सरजमी पर, और मुंबई के अलावा और भी बहुत सारी जगह है जहां छुटपुट बारिश की शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन बारिश के बाद जब फिर से धूप निकलती है ना, तो बारिश का मजा किरकिरा कर देती है, क्योंकि उमस बहुत ज्यादा हो जाती है। बस जब बारिश होती है तो हमें इंतजार रहता है कि नदियां भर जाएं, तालाब, झरने और कलकल बहने लगे। मतलब ये लगता है कि पानी पानी चारों तरफ दिखाई पड़े, और जब ज्यादा बरसात होती है तो हम परेशान भी होने लगते हैं। तो बस यही उम्मीद करते हैं कि इस बार संतुलित बारिश हो। और आज विशेष तौर पर हम अपने श्रोताओं को याद दिलाना चाह रहे हैं कि आज एक विशेष दिन है, नाविक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस जी। तो ये वैसे हमें रोज इस बात का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन इस दिवस के बहाने हम लोगों को आगाह करते हैं कि जो हमारे मछुआरे हैं, नदियों में जाते हैं, समंदर में जाते हैं, मछलियां पकड़ने जाते हैं जी, तो उनकी सुरक्षा कितनी जरूरी है, कितनी सबकी क्या जिम्मेदारी बनती है, घर परिवार वालों की, समाज की। और दूसरा कि जब आप इस नौका विहार के लिए जाएं और नाविक का काम, मतलब मछुआरों का काम करने जाते हैं, तो पहली शर्त ये है कि तैरना आना चाहिए, कि बिना तैरे नदी में छलांग न लगाएं कि हम वैसे भी जब हम किसी पर्यटन स्थल पर जाते हैं जहां नदी, झील, झरने ऐसी चीजें होती हैं, और वहां पर जब हम नाव की सैर के लिए जाते हैं तो सुरक्षा के तौर पर हमें एक जैकेट दिया जाता है पहनने के लिए, कि अगर कभी कुछ दुर्घटना हो तो वहां आप सुरक्षित रहें। लेकिन उसके अलावा एक नाविक इस तरह का मौजूद हमेशा रहता है कि अगर कोई दुर्घटना हो तो अधिकतम लोगों को वो बचा कर ला सके। और बहुत ही उनकी कठिन जिंदगी होती है, उनके बारे में लोगों को उनकी सुरक्षा के लिए जागरूकता हो, इसीलिए इस तरह के खास दिन जो है वो हम मनाते हैं। और कई बार क्या होता है कि जब नौका विहार के लिए लोग निकलते हैं तो बहुत सारे जो नाविक होते हैं वो नाव पर, जहां पर ये सुरक्षा जैकेट नहीं देते हैं, कम होते, 2-4 होते हैं और 15-20 लोगों को बिठा देते हैं, तो ये बहुत खतरनाक होता है। जो लोग बैठते हैं, कहीं पैसों की बचत के चलते, कहीं समय की बचत के चलते बैठ जाते हैं, उनको ख्याल रखना चाहिए कि आपकी जिंदगी ज्यादा कीमती है, न कि आपके धन। तो ये ध्यान रखें। अक्सर किसी जगह पर जहां पर कहीं भीड़ भाड़ इकट्ठी होती है तो अमूमन ये घटनाएं सुनने को मिलती हैं कि फला जगह पर नौका डूब गई। तो ये ऐसी घटनाओं को कम करने के लिए बहुत जरूरी है। हालांकि इस तरह की आपदाएं अब कम हो रही हैं, क्योंकि सरकार की ओर से भी मुहिम चलाई जा रही है कि एक तो सुरक्षा जैकेट बहुत जरूरी कर दिया है, और जगह जगह पर उनकी टीम काम करती है, नदियों में जाती रहती है कि कहीं ऐसी दुर्घटना हो तो उन्हें बचाया जा सके। तो इससे जुड़े कोई अगर अनुभव है हमारे सुनने वालों के तो वो हमें लिखकर अवश्य भेजें। इसके अलावा आज जिन विषयों पर बातचीत हम करने वाले हैं, हम बता दें कि अगर आपने घर में कुछ पौधे लगाने के आप शौकीन हैं या आप कोई खेती भी करते हैं, तो कीट जो लग जाते हैं, जो कुछ कीड़े हैं ना जो लग जाते हैं, जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, आपके घरेलू पौधों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो आज तो हम सिर्फ घरेलू पौधों के बारे में बात करने वाले हैं। आपने घर में अपने गार्डन, छोटा सा बगीचा बनाया, छत पर एक बगिया बनाई है, तो उनको बचाने के लिए क्या घरेलू उपाय कर सकते हैं, इसके बारे में हमारे सुनने वाले जरूर हमसे साझा करें। और शादी ब्याह एक ऐसा बहाना होता है जब बहुत सारे सगे संबंधियों से मुलाकात हो जाती है हमारी। कई बार तो हमें शादी में जाते ही इसलिए हैं कि अरे वो मौसी आएंगी, वो मामा आएंगे, वो ताऊ आएंगे, या उनके बच्चों से मुलाकात नहीं हुई होती है तो उनसे मिलना जुलना भी हो जाएगा, और बहुत सारे दोस्त मित्र मिलेंगे तो चलते हैं। और वो जो इकट्ठे टीम बना के, दल बना के जाना, वो एक अलग अनुभव होता है, क्योंकि अमूमन अकेले ही जाना होता है। लेकिन शादी ब्याह में कई टीम बन जाती है। भाई दफ्तरों से भी जब लोग किसी की शादी में जाते हैं तो कहाँ मिले, फला जगह पे मिलते हैं, और सब झुंड बना के जाते हैं, तो उसका एक अलग अनुभव होता है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे श्रोताओं के इस मामले में क्या अनुभव है, कि वो जब शादी ब्याह में जाते हैं तो उन्हें किस तरह की फीलिंग होती है, कौन सा एहसास होता है। उन एहसासात को यहाँ पर साझा करें विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। और आज होगी कहानी पद्मश्री की। इसके अंतर्गत जिनका परिचय हम करा रहे हैं ये हैं रमीला बेन राय सिंह भाई। तो बातें विस्तार से होंगी, लेकिन ममता जी एक गीत पहले सुन लेते हैं। सुनते हैं ये गाना।
ममता जी, आज हम जिनकी कहानी की बात कर रहे हैं पद्मश्री के अंतर्गत, ये हैं रमीलाबेन रायसिंह भाई, जिनको साल 2022 में भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा जा चुका है और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और स्वच्छता के क्षेत्र में लगातार बिना स्वार्थ के ये अपनी सेवाएं देती आ रही हैं। और बता दें कि सामाजिक कार्यों में उन्होंने उल्लेखनीय योगदान दिया और 1 जून 1969 को गुजरात में उनका जन्म हुआ था। उनकी शिक्षा 10वीं कक्षा के आगे तो नहीं हो पाई और उनका जहां जन्म हुआ था, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए तो लोग जाने जाते हैं वहां के, लेकिन संसाधनों तक उसकी पहुंच सीमित है, इसलिए उनकी औपचारिक शिक्षा जल्दी ही समाप्त हो गई। ऐसा समुदाय जहां लड़कियों के लिए शिक्षा अक्सर घरेलू जिम्मेदारियों और कृषि कार्यों के आगे उपेक्षित थी। बिल्कुल। और रमीलाबेन, ज्ञान की प्यास उनमें थी और कुछ कर दिखाने का जुनून ये भी उनका कम नहीं हुआ। मतलब जहां वो जन्मी पली बड़ी, माहौल चाहे जैसा भी था, लेकिन उनके जुनून को वो रोक नहीं पाया और इसी बात ने उनके जीवन को उद्देश्य दिया और दिशा भी दी। भले ही वो उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाई थी, लेकिन उनके जीवन के जो अनुभव थे, उन्होंने उन्हें एक सर्वश्रेष्ठ शिक्षक बनाया, एक दयालु और दृढ़ निश्चय और परिवर्तन लाने वाली महिला के रूप में उन्हें ढाल दिया। रमीलाबेन के जीवन जो था वो बहुत सारी बाधाओं से भरा हुआ था। उनके गांव में उचित शौचालयों का अभाव था। खुले में शौच करने जाना दैनिक जीवन की एक वास्तविकता थी और खास तौर पे अगर महिलाओं की बात करें तो बच्चों के लिए भी बात करें, जो छोटी बच्चियां थीं, उनके लिए गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा हो सकते थे। इस चीज से महिलाओं को शौच के लिए रात होने का इंतजार करना पड़ता था और इससे उनकी सुरक्षा और गरिमा ये भी खतरे में पड़ जाती थी। और इसके अलावा भी बहुत सारी समस्याएं थी। ग्रामीणों को जो सदियों पुरानी प्रथाओं को छोड़ने के लिए मनाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो प्रथाओं में इतने जकड़े होते हैं कि उससे निकालना मुश्किल काम होता है। सबके विरोध का सामना करते हुए उन्हें एक एक परिवार का विश्वास भी जीतना था। उस पर उनकी आर्थिक तंगी ने उनकी चुनौतियों को और बढ़ा दिया, जिससे सामग्री जुटाना और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, जो कि वो कर रही थी। और वो अपने इस काम के लिए सरकारी सहायता भी चाहती थी, लेकिन यहाँ भी बहुत सारी बाधाएं आ रही थी, क्योंकि कुछ लोग कई बार ऐसे होते हैं ना, जो नहीं चाहते हैं कि ये महिला काम करे। और ये सारी जटिलताएं, इनसे निपटने के लिए बहुत सारा धैर्य और दृढ़ता की जरूरत उन्हें थी। कितनी भी उनकी यात्रा जो चल रही थी उसमें बाधाएं आती गई, लेकिन वो अडिग रही और अपने अटूट हौसले के साथ में आगे बढ़ती रही। और रमीलाबेन के गांव में परिवर्तन लाने के लक्ष्य की शुरुआत हो चुकी थी। अपने गांव के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए उन्होंने सबसे पहले स्वच्छता की समस्या को सुलझाने का प्रयास शुरू किया। अपनी कोशिशों से उन्होंने लोगों को एकजुट किया और 700 से ज्यादा स्वच्छता इकाइयां बनवाई, जिससे कुछ गांव खुले में शौच मुक्त हो गए। लेकिन उन्हें बुनियादी ढांचा तैयार करने के साथ साथ लोगों में जागरूकता भी बढ़ानी थी। जैसे आपने कहा ना कि भाई अपनी पुरानी जो प्रथाएं या रूढ़ियां हैं, लोग उनको छोड़ने को तैयार नहीं होते। तो उन्हें खुले में शौच के संबंध में जो जोखिम होते हैं उन पर प्रकाश डालने के लिए बहुत सारे शैक्षिक अभियान उन्होंने चलाए, जिनमें बहुत सरल और प्रभावशाली संदेश होते थे, जिनके जरिए वो ग्रामीणों को समझाती थी तो बात उनके समझ में भी आ जाती थी। और यही नहीं, उन्होंने सामुदायिक बैठकें आयोजित की, स्थानीय नेताओं से संपर्क किया और घर घर जाकर लोगों से निजी तौर पर बातचीत की इस संदर्भ में। और उनका काम केवल स्वच्छता तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण में आर्थिक स्वतंत्रता की शक्ति को पहचानते हुए बहुत से स्वयं सहायता समूह स्थापित किए, जिनमें महिलाओं को एक साथ लाकर सामूहिक रूप से बचत करने और छोटे छोटे ऋण लेने और छोटे व्यवसाय शुरू करने में सहायता दी। और ये सहायता समूह ग्रामीण आबादी और सरकारी योजनाओं को सीधे पहुंचाने का माध्यम भी बने। इन सहायता समूहों ने महिलाओं को सिलाई और हस्तशिल्प से लेकर लघु कृषि तक सूक्ष्म उद्योग चलाने के ज्ञान भी दिया। और रमीलाबेन ने विधवा कल्याण के लिए भी बहुत सारा काम किया, जिससे महिलाओं को सहायता मिली और वित्तीय सहायता भी मिलती रही। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर उन्होंने घरेलू आय में सुधार किया और महिलाओं में आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता को
जो ये भाव था उसको बढ़ावा दिया। रमीला बेन के प्रयास से गांव में जो स्वच्छता की कमी थी, स्वच्छता की ओर लोग जागरूक हुए और जिससे स्वास्थ्य समस्याएं जो बहुत ज्यादा थी कम हुई और जो धन का अभाव था वो भी बढ़ा, क्योंकि निजी रूप से उन्होंने आर्थिक संपन्नता की ओर उन्मुख किया लोगों को, ग्रामीण लोगों को, और उनके अथक प्रयास से आसपास के गांव भी जैसे खुले शौच में जाने की जो प्रथा थी उससे मुक्त हुए और जो बीमारियां थी निश्चित रूप से उससे कमतर हुई बीमारियां, और महिलाओं को सम्मान और निजता का अधिकार भी वापस मिला, क्योंकि अब उन्हें अंधेरे में खेतों में जाने की जरूरत नहीं थी। और पहले घरेलू भूमिकाओं तक सीमित रहने वाली जो महिलाएं थी, अब वो खुद को स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से उद्यमी और वित्तीय निर्णय लेने वाली वो बन रही थी। सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ रही थी, परिवारों तक उनके लाभ भी पहुंचने लगे थे। ये वो लाभ थे जो पहले इनके बारे में जानकारी भी नहीं थी उन लोगों को, और इन गांवों में नए सिरे से सम्मान और आशा की भावना जागृत हुई। इन गांवों के बच्चे, खासतौर पर लड़कियां, अब बिना डर के अपनी शिक्षा पर भी ध्यान केंद्रित कर पा रही थी। बिल्कुल सही बात है। रमीला बेन गुजरात में एक समाज सेविका के रूप में उभरी और उनका कहना था कि मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है, और उनकी सेवा भाव और मेहनत को देखते हुए उन्हें बहुत सारे पुरस्कार भी मिले। 2002 में पद्मश्री के अलावा उन्हें स्वच्छ भारत अभियान में उत्कृष्ट योगदान के लिए, ममता जी मैं यहाँ करेक्शन करना चाहूंगी, 2022 में उन्हें मिला। 2022 बिल्कुल सही कहा आपने। और 2017 में भी उन्हें पुरस्कृत किया गया स्वच्छ शक्ति पुरस्कार से, और महिला सशक्तिकरण में उनके योगदान को देखते हुए उन्हें नारी तू नारायणी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, और उनका नाम दृढ़ता और बदलाव का पर्याय बन गया। और उनकी ये जो कहानी थी, जो कार्य उन्होंने किए, वो बहुत सारी महिलाओं को के लिए आगे बढ़कर अपने जीवन की बागडोर संभालने के लिए प्रेरित करते थे। बहुत सारे गांवों को स्वच्छ और सशक्त बनाने के लिए जो उनका जुनून था, इसने उन्हें पहचान भी दिलाई और सम्मान भी दिलाया। और रमीला बेन अब तक गुजरात के करीब 700 से ज्यादा शौचालय वहां पर वो बनवा चुकी हैं, या मदद की है उन्होंने, हम ऐसा कह सकते हैं। और उनकी कहानी अनगिनत लोगों को प्रेरित करती है और ये साबित करती है कि एक बदलाव छोटा से छोटा कदम भी अगर अटूट संकल्प है तो वो उसी से शुरुआत उसकी होती है। बिल्कुल। अब यहाँ पर एक गाना सुनवाते हैं सखियों और सखाओं को। मत वाला आया मेरे द्वारे, कोई मत वाला आया मेरे द्वारे, अखियों से कर गया अजब इशारे, अखियों से कर गया अजब इशारे, कोई मत वाला आया मेरे द्वारे, कोई मत वाला आया मेरे द्वारे।
चंचल जी, देखिए, शादी ब्याह केवल दो लोगों का मिलना नहीं होता, मिलन नहीं होता, बल्कि बिछड़े हुए रिश्तों और परिवारों को फिर से जोड़ने का सुंदर अवसर भी होता है। कहा जाता है कि समाज के दो परिवार का मिलन होता है। घर में जब शादी का माहौल होता है तो चारों तरफ रोशनी, संगीत और खुशियों की गूंज छाई रहती है। ऐसे में जब रिश्तेदारों का आगमन होता है, जब झुंड के झुंड रिश्तेदार आते हैं कि वो फलाने वाली बुआ आ रही हैं, फलानी चाची आ रही हैं, फलानी जगह कोई मत वाला आया मेरे द्वारे भी होता है। और ये भी कहा जाता है कि वो जैसे मड़वा वाली भाभी, पुरवा वाली भाभी, और वो प्रतापगढ़ वाली, ऐसे जगह, जयपुर वाली, तो ये बड़ा जयपुर वाली चाची, आगरा वाले ताऊ जी। कई बार तो भाभी और चाची का वो न कह के बल्कि सीधे सीधे वो जयपुर वाली आ रही हैं, देखिए ना, राजस्थान वाली आ रही है, तो उससे भी क्लियर हो जाता है कि कौन आ रहे हैं। तो ये जो शादी ब्याह में जमावड़ा होता है, इसी का आनंद अलग होता है। और एक बात और ममता जी, आजकल सिर्फ शादी ब्याह ही रह गए हैं जहां हम अपने पुराने रिश्तेदारों से मिलते हैं। यूं ऑनलाइन बात करना, फोन पर बात करना, और एक जब इस तरह से हम मिलते हैं बहुत लंबे समय के बाद, आमने सामने से एक दूसरे को देखते हैं, तब उस मुलाकात का मजा बहुत कहते हैं कि अलग होता है। और इसके अलावा पहले हम अपने बहुत दूर दूर के रिश्तेदारों को भी जाना करते थे, लेकिन आजकल ये चीजें बड़ी संकुचित होती जा रही हैं। हमारे बच्चे कई बार तो हमारी सगे बहनों को तो जानेंगे, लेकिन अगर मेरी चाचा की लड़की है या मेरे ताऊ जी के लड़के हैं तो वो उनको नहीं पहचानते, क्योंकि उनका मिलना जुलना ही बहुत सीमित हो गया है। जब कोई शादी ब्याह में जाने की बात आती है तो हम भाई, बच्चों की परीक्षाएं हैं, अभी उनके स्कूल हैं, कॉलेज हैं, उनका असाइनमेंट है, इनके चलते बच्चे जा ही नहीं पाते, या बच्चों का भी सोच जिस तरह से हो रही है वो एडजस्ट करना नहीं चाहते हैं। जिस तरह से बड़े लोग हर माहौल में एकजुट होकर रह जाते हैं, बच्चे इस बहाने से भी जाना थोड़ा सा, उनको अपना कमरा चाहिए, उनको अपना बाथरूम चाहिए, और उनको अपने खाने पीने की जो टाइमिंग्स है उसी टाइम पे नाश्ता चाहिए, वही दायरा, उसी दायरे में सिमट कर रह गए हैं। और बच्चे पूछते भी हैं कि कौन से वाले मामा, कौन सी वाली मामी, कौन सी वाली चाची, कौन सी वाली बुआ। तो उनको पता ही नहीं है कि फोन पर क्योंकि बात होती है, मिलना जुलना हो ही नहीं पाता। तो शादी के बहाने बच्चों को भी ले जाना चाहिए शादी समारोह में। और पढ़ाई की जहां तक बात है कि पढ़ाई पे विघ्न आता, तो किताब कॉपी लेकर जा सकते हैं अगर दूसरे शहर में शादी है। अगर कोई बहुत जरूरी ही ऐसा है कि परीक्षाएं ही चल रही हैं जिन्हें आप बिल्कुल अनसुना अनदेखा नहीं कर सकते हैं, तब आप नहीं ले जा रहे हैं बच्चों को, तो कोई बात नहीं। लेकिन कोई बात नहीं है, फिर भी अपनी सहूलियत या सुविधाओं के वजह से बच्चे मना कर रहे हैं, तो थोड़ा जिद करके बच्चों को जरूर लेकर जाना चाहिए, क्योंकि एक समय पर आकर बच्चे रिश्तेदारों को पहचानेंगे ही नहीं, और वो रिश्ते कहीं आकर सिमट कर रह जाएंगे। उनके लिए रिश्ते का मतलब होगा सिर्फ उनके स्कूल कॉलेज के दोस्त या जहां उनके सहकर्मी हैं वो। अच्छा, अब जरा ये देख लें कि हमारे श्रोता क्या कह रहे हैं इस बारे में। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि शादी ब्याह त्योहार किसी पारिवारिक आयोजन के बहाने सगे संबंधियों से मुलाकात का अवसर मिलता है। ऐसी मुलाकातें रिश्तों में अपनापन और मधुरता बढ़ाती हैं। परिवार के लोग एक दूसरे का हालचाल जान पाते हैं, सुख दुख साझा करते हैं और पुराने दिनों की यादें ताजा करते हैं। आज की व्यस्त जीवन शैली में जब सभी अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं, तब ऐसे अवसर रिश्तों को मजबूत बनाने का काम करते हैं। जब इकट्ठे होते हैं, फोन पर वो चर्चा कैसे हो सकती है? हालांकि कई बार ये होता है कि एक साथ कन्वर्सेशन के लिए कई लोग कई फोन एक साथ मिला लिए जाते हैं और बात करते हैं, ग्रुप कॉल होता है, लेकिन उसमें वो आनंद नहीं आता जो आमने सामने बैठ के छेड़छाड़ करके एक दूसरे को धक्का मुक्की करते हैं, धौल धप्पा करते हैं। उसमें जो आनंद आता है, पुरानी बातें ताजा करते हैं कि फलानी भाभी ने एक बार ये कहा था, और फिर उस पे जो ठहाके लगते हैं जोरदार, और वो ठहाके कमरे में नहीं आंगन तक, बरांडे तक गूंजते हैं। बिल्कुल, बहुत सारी छेड़छाड़ होती है। और बहुत लंबे लंबे समय के बाद जब अब पुराने रिश्तेदारों से हमारी मुलाकात होती है और जब हम उनसे मिलते हैं ना, तो एक बात तो बड़ी कॉमन सी होती है जो हर कोई कहेगा, अरे तुम तो बड़े दिन बाद मिले हो, कितना छोटा सा देखा था तुमको, बड़ा हो गए हो, बड़ा हो गया हमारा बेटा, बड़ी हो गई हमारी बिटिया। तो ये सब होता है और समय का अंतराल कई बार कुछ चीजों को विस्मृत कर देता है, जो जब आप मेल जोल के साथ वो बातें
ताजा हो कई बार जाती कुछ हैं। कटाक्ष भी होते हैं, अरे बड़ी दुबली हो गई हो, क्या ससुराल वाले खाने को नहीं देते। अगर थोड़ा वजन बढ़ गया, कितना खाती हो भाई, ज्यादा खिलाते हैं ससुराल वाले। तो इस तरह के कटाक्ष, ज्यादा अमीर हो छेड़छाड़, गई हो, ये हाँ। भी होता है। अब ज्यादा बातें ना हो जाए, इसका ख्याल रखते हैं। एक गाना सुनवाते हैं। बाग में कली खिली बगिया महकी पर हाय रे, अभी इधर भंवरा नहीं आया। राह में नजर बिछी बहकी बहकी और बेवजह घड़ी घड़ी ये दिल घबराया। हाय रे, क्यों ना आया, क्यों ना आया, क्यों ना आया। बैठे हैं हम तो अरमा जगाए, सीने में लाखों तूफान छुपाए। मत पूछो उनको कैसे मनाया। बाग में कली खिली बगिया महकी पर हाय रे, अभी फिगर भंवरा नहीं आया। राह में नजर बिछी बहकी बहकी और बेवजह घड़ी घड़ी ये दिल घबराया। हाय रे, क्यों ना आया, क्यों ना आया, क्यों ना आया। सपने जो आए तड़पा के जाए, दिल की लगी को लहका के जाए। मुश्किल से हमने हर दिन बिताया। बाग में कली खिली बगिया महकी पर हाय रे, अभी इधर भंवरा नहीं आया। राह में नजर बिछी बहकी बहकी और बेवजह घड़ी घड़ी ये दिल घबराया। हाय रे, क्यों ना आया, क्यों ना आया, क्यों ना आया। एक मीठी अग्नि में जलता है तन, बात और बिगड़ी बरसा जो सावन। बचपन गवा के मैंने सब कुछ गवाया। बाग में कली खिली बगिया महकी पर हाय रे, अभी इधर भंवरा नहीं आया। राह में नजर बिछी बहकी बहकी और बेवजह घड़ी घड़ी ये दिल घबराया। हाय रे, क्यों। सखी सहरी कार्यक्रम में अब ले रहे हैं एक ब्रेक छोटा सा। जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से। प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा। तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली। कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे।
बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते वो हुक लाइन बनी, ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम। जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है। परेशान हूँ मैं। फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है। Very important pillar of any GI problem is education, nutrition, exercise, and when do you get self-tested and see a doctor. ये 3 चीजें अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी। पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने। अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर यह कार्यक्रम सखी सहेली, और श्रोताओं की टिप्पणियां बहुत सारी आ रही हैं। क्या था विषय की शादी के बहाने सगे संबंधियों से मुलाकात, और चंचल जी भी ढूंढ रही हैं। लेकिन ये जो टिप्पणी आई है वो मैं श्रोताओं तक पहुंचा रही हूं, जो हंसी मजाक वाली बात है। एक श्रोता ने लिखा है कि किसी कोने में चाचा पुरानी बातें सुना रहे होते हैं, कहीं मामा हंसी मजाक में सबको हंसा रहे होते हैं, तो कहीं बरसों बाद मिले भाई बहन बचपन की यादों में खो जाते हैं। ऐसे मौकों पर लगता है कि रिश्ते कभी पुराने नहीं होते, बस मुलाकात का इंतजार करते हैं और फिर शादी बीत जाती है। लेकिन मन में एक मीठी सी तसल्ली रह जाती है कि इस उत्सव ने कुछ घंटों के लिए ही सही पूरे परिवार को फिर से एक साथ मुस्कुराने का अवसर दे दिया। और कई बार जो मन की गांठें हैं वो भी खुलती हैं कि नाराजगी होती है कि फलानी बुआ नाराज है, वो फोन नहीं कर रही हैं, बात नहीं कर रही हैं। फलानी दीदी नाराज है कि वो फोन नहीं आएंगे शादी में, और आ जाती हैं जैसे तैसे, फिर रोना धोना मचता है। उसके बाद बिल्कुल माहौल हल्का। अभी इसी बात पर देखिए अगला कमेंट है कि शादियों में मिलना जुलना भी होता है और कुछ पुराने गड़े मुर्दे भी उखड़ा करते हैं। थोड़ी सी नोकझोंक भी होती है, उसके बाद मुंह फुलाना, बाद में मान मनोवल, और फिर सब एक ही जगह मिलकर बैठकर हंसी ठहाके लगाकर बड़ा एंजॉय करते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि पिछले महीने ही हमारे परिवार में विवाह था। हम सब ने तय कर लिया था कि सभी आएंगे। मई में शादी इसलिए रखी थी कि बच्चे भी फ्री हो जाएंगे। सभी एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुए, बचपन की यादें ताजा हो गईं। संगीत में भी सब जमकर नाचे, बहुत मस्ती हुई। बच्चों को भी अपने चचेरे ममेरे भाई बहनों से मिलने और समझने का मौका मिला, और बुजुर्ग तो भावुक ही हो गए सबसे मिलकर। कई रिश्तेदारों से तो बरसों बाद मिलना हुआ। सबसे ज्यादा आनंद तो इसमें लेडीज संगीत का जो होता है, और रात को जो महलूल होता है, अगर बेटे की शादी है तो उसमें सबसे ज्यादा आनंद घर वालों को आता है, क्योंकि लेडीज संगीत में सारे मिलकर, कहने नाम तो लेडीज संगीत है लेकिन उसमें पुरुष भी शामिल होते हैं, जेंट्स भी, और खूब मस्ती करते हैं नाच गान के साथ। लेकिन जब नहीं पहुंच पाते हैं उनका दुख बयान करते हुए हमारे एक संदेश में लिखा गया है कि सगे संबंधियों के बहाने हमने भतीजे का हाल सुना। बहुत बहाना क्या करें, बच्चों की परीक्षा है और श्रीमान जी की तबीयत खराब है, नौकरी से उन्हें छुट्टी नहीं मिलेगी। शादी के बहाने मिल तो लेते, लेकिन जिन्होंने भी बहाने किए हैं वो सभी शादी में पधारे। पता नहीं क्या लिखना चाहती हैं, कुछ साफ साफ नहीं है। इनका कहने का आशय ये है कि हम लोग बहाने करते हैं कि नौकरी से छुट्टी नहीं मिली, बच्चों के इम्तिहान हैं। दरअसल उसके पीछे मंतव्य ये होता है कि कौन जाए इतना खर्च बर्च करने के लिए। ठीक है, उतने पैसों की बचत कर लेंगे, लेकिन वो जो पैसे खर्च करके आप जो खुशी ले आते हैं उसकी कोई सानी नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर बचत न करें। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि मैं बताना चाहूंगा कि अभी आपने कहा था ना पुरुष शामिल होते हैं, तो हमारे सखी सहेली कार्यक्रम में बहुत सारे पुरुष श्रोता शामिल होते हैं। तो ये बताना चाहते हैं कि आज शाम को ही रिश्तेदारी में अजमेर में एक शादी है। बड़े बुजुर्ग और छोटे रिश्तेदार सबसे मुलाकात होगी, जहां हम अपने बड़ों के साथ चरण स्पर्श करके आशीर्वाद भी प्राप्त करेंगे। और एक श्रोता ने लिखा है कि बहुत पुरानी बात है, मेरे घर में शादी चल रही थी, बारात आ गई थी और सभी नाश्ता पानी करके अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए थे। सर्दी के दिन थे, इसलिए लोग घर के रूम में ही बैठे हुए थे। रिश्तेदारी में आई एक सदस्य बाहर से आए,
किसी मेहमान का मजाक उड़ा रही थी। वहां पर हम सभी बैठे हुए उनकी बात में हाँ मिलाते हुए हंस रहे थे और तब तक अचानक जनरेटर बंद होने से लाइट चली गई थी। 5 मिनट के अंदर ही लाइट तो आ गई और जब लाइट आई तो जिनका मजाक उड़ाया जा रहा था वो सामने एक चेयर पर बैठी थी। अब बोलने वाली का चेहरा देखने लायक था, किसी को कुछ बोलते नहीं बना। मैंने उसी समय से उनकी बात को संभाल लिया कि अपनी किसी सहेली के बारे में बोल रही हैं, पर वे मुस्कुरा कर रह गईं और सभी शादी विवाह का विधि विधान देखने के बहाने धीरे धीरे वहां से खिसक गए। आज भी हम सब जुटते हैं तो उस समय की वो बात याद करके खूब हंसते हैं। वैसे वो दोनों रिश्तेदार थी और उन लोगों में आपस में बनती नहीं थी। और कई बार चंचल जी ये भी होता है कि खाने पीने के मामले में भी लोग नाराज हो जाते हैं। हाँ। कि हमें देखा वो फलानी को तो चाय हाथ में पकड़ा दी और हमें चाय पूछा तक नहीं, और हमें तो वो पता है कि हमें लड्डू पसंद है और लड्डू न दे के हमें तो गुलाब जामुन दे दिया। मतलब बिना बात के भी लोग शिकायत करते हैं। इस तरह की शिकायतें भी होती हैं कि देखो उनकी शादी में गए थे, वहाँ कितना अच्छा इंतजाम था, हाथों में नाश्ता आता था, समय पर चाय पानी हो जाया करती थी। यहाँ तो 11 बज गए, नाश्ते का ही इंतजाम नहीं है। तो कई बार हम जिनके यहाँ जाते हैं उनकी समस्या भी समझ लेनी चाहिए कि हो सकता है हलवाई के आने में देर हुई हो या जो मैनेजमेंट देख रहे हैं वहाँ कुछ दिक्कत हुई हो। जिन्होंने आपको बुलाया है, जो आप आतिथ्य जो कर रहे हैं, वो नहीं चाहते कि आपके आतिथ्य में कोई कमी रहे, लेकिन थोड़ा समझकर हमें भी चलना है। पर रिश्तेदार जो जाते हैं, मुझे लगता है कि वो कहीं घर से जुड़े हुए हैं तो सीधे रसोई घर में जाके वो कमान संभाल सकते हैं, क्योंकि जो घर वाले लोग होते हैं उन पर भी बहुत बड़ा बोझ होता है। सबकी आवभगत करना और शादी की तैयारियां करना, शॉपिंग, कितना सारा तामझाम होता है और सारे रस्मों रिवाज का ख्याल रखना। तो जो रिश्तेदार जाते हैं उनको सिर्फ बैठ के आलोचना करने की बजाय शामिल हो जाना चाहिए कि लाओ हम एक जिम्मेदारी उठा लेते हैं, खाने पीने का, नाश्ते का इंतजाम हम कर लेते हैं कि हम सबके हाथों में नाश्ता पहुंचाएंगे। तो कितना अच्छा लगता है। और इसके बाद जब शादी ब्याह के बाद सारे मेहमान चले जाएंगे तो पूरा जो पसरा हुआ घर है या जितने भी चीजें फैली हुई हैं उनको समेटते समेटते भी उनको 1 हफ्ता 10 दिन लग जाता है। कई बार तो जो घर के लोग होते हैं उनकी तबीयत भी खराब हो जाती है। अमूमन ऐसा होता है। चलिए फिलहाल हम एक आनंद की बात कर रहे हैं, शादी ब्याह के मजे की बात चल रही है, तो गाने सुन ले। सुनते हैं। पूरे ना हो तेरे साथ, जब तक पूरे ना हो तेरे साथ, तब तक दुल्हन नहीं दुल्हा की, तब तक बबूनी नहीं बबुआ की ना, जब तक पूरे ना हो तेरे साथ। अब ही तो बबुआ पहली ही भंवर पड़ी है, अब ही तो पाहुना दिल्ली दूर बड़ी है, वो पहली ही भंवर पड़ी है, दिल्ली दूर बड़ी है। करनी होगी तपस्या सारी रात, जब तक पूरे ना हो तेरे साथ, तब तक दुल्हन नहीं दुल्हा की, तब तक बबूनी नहीं बबुआ की ना, जब तक पूरे ना हो तेरे साथ।
की बदरी आंसू की बरसात जब तक पूरे ना हो तेरे साथ तब तक दुल्हन नहीं दुल्हा की तब तक बबूनी नहीं बबुआ की ना जब तक। भाई ममता जी, शादी ब्याह की बात चल रही थी और एक कमेंट में देखिए क्या लिखा गया है। सालों से दूर रहे कजिन्स, चाचा ताऊ मौसा मौसी एक छत के नीचे आ जाते हैं, जिससे बहुत सारी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। ढोल नगाड़े संगीत हंसी मजाक के बीच लोग अपनी रोजमर्रा की चिंताओं को बिल्कुल भूल जाते हैं। नई पीढ़ी का परिवार के सदस्यों से यानी कि बच्चों और बहुओं के साथ पूरे कुनबे से मिलना हो जाता है, अपनी संस्कृति को समझने का मौका मिलता है। दुख में भले ही लोग दूरी बना लें, लेकिन शादी की खुशी हर किसी की कड़वाहट को भुलाकर गले मिलने का अवसर देती है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि बहुत सारी बातें कॉमन है, कई श्रोताओं ने लिखी, तो वो एडिट करते हुए मैं आगे पढ़ रही हूँ। लिखा है कि इस शादी वाले घर में सभी व्यस्त होते हैं शादी, और उसी व्यस्तता में अपने चचेरे ममेरे फुफेरे भाई बहन बुआ चाचा मामा का परिवार सभी से मिलना जुलना होता है और सबसे मजा आता है। संगत में पत्तल में बैठकर खाना खाना और एक दूसरे की खिंचाई करना, और रात में एक रूम में सभी मिलकर गीत गवाई, आधी रात तक गप्पे लड़ाना, फलाने की बेटी और फलाने की बहू और तुम्हारी वो सहेली और तुम्हारा वो दोस्त। आज इस विषय प्रसंग ने परिवार में हुई कितनी शादियों की यादें ताजा कर दी। हमारे श्रोता लिखते हैं कि शादी ब्याह के रंग बिरंगे समारोह केवल उत्सव नहीं होते, बल्कि रिश्तों की डोर को मजबूत करने वाले ऐसे अवसर होते हैं जो हम शादी में जाते ही इसलिए हैं कि सारे रिश्तेदारों से मुलाकात हो जाए। शादी एक ऐसा माहौल भी होता है जहां पर अपनापन दिखाई देता है। हंसी मजाक में साथ बैठकर भोजन करने का आनंद भी होता है। मेहंदी लगवाना, ढोलक की थाप पर बन्ना बन्नी के संगीत की महफिल क्या बात है, रिश्तों को मजबूत बना देती है। तो कई बार समारोहों में नई पीढ़ी का परिचय भी अन्य सदस्यों से हो जाता है, जिससे पारिवारिक जुड़ाव बना रहता है। हमारे एक श्रोता ने टिप्पणी भेजी है, लिखा है कि बात कुछ साल पुरानी है। हम एक शादी में गए थे, हमारे बगल में एक कपल बैठे हुए थे, उनसे औपचारिक बातें हो रही थी। मेरी बड़ी बहन आई और कहा भाई बहन में दोस्ती हो गई। मैंने पूछा भाई बहन, तब उसने बताया कि ये तो हमारे भाई भाभी हैं। मैं परिवार में छोटी हूँ, मेरी मुलाकात उनसे ना के बराबर हुई और मेरी पढ़ाई हॉस्टल में हुई, तो मेरे बचपन का चेहरा और आज का चेहरे में बहुत फर्क आ गया है, इसलिए भाई ने भी मुझे नहीं पहचाना। फिर तो बातों का सिलसिला जारी रहा कि बस ये मुलाकात यादगार बन गई। भाई आज अगर सगे भाई बहन एक दूसरे को नहीं पहचान रहे, ये तो बड़ी हैरत की बात है, क्योंकि अब तो मोबाइल का भी जमाना है। अगर आपको फुर्सत नहीं तो कम से कम वीडियो कॉल पर एक दूसरे को देख लें। और कई बार ऐसा होता है ना कि जिन रिश्तेदारों को हमने बहुत सालों से नहीं देखा, या जो नई बहू आई है, नए जवाई घर में आए हैं, जिनसे हम नहीं मिले हैं, लेकिन ऑनलाइन हमने उनके चेहरे देखे हुए होते हैं, तो जब हम मिलते हैं सालों के बाद भी, तो कम से कम उन चेहरों को पहचान लेते हैं। एक अन्य संदेश में लिखा गया है कि आज की भागदौड़ भरे जिंदगी में किसी के पास इतना समय ही नहीं है कि लोग अलग से समय निकालकर एक दूसरे से मिल सकें और उनका हालचाल बताएं या दूसरों की सुने। शादी एक ऐसा समारोह है जिसमें सब मिलकर एक दूसरे का हालचाल पूछ लेते हैं, अपनी व्यस्तता को भी बता देते हैं। शादी एक बहाना बन जाती है जो सालों से नहीं मिले होते हैं उनको मिला देती है। और एक श्रोता ने लिखा है कि बिल्कुल अभी हमने जो बात कही थी कि किसी को चाय दे दी गई, उसके जवाब में लिखा है, अभी ये टिप्पणी आई है 6 मिनट पहले। इन्होंने लिखा है कि आपने किसी एक को पहले चाय दे दी तो तुरंत दूसरे का मुंह फूल जाता था और उसका बहुत ज्यादा उसकी इज्जत हो रही, तो मेरी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा, ये भी लोग कहते हैं। और बेटे की जब बारात चली जाती थी तो घर की औरतें रात जागरण करती हैं और मड़वे में हर तरह का स्वांग रच के डोमकच जलवा करती हैं। उसको बहुत जगहों पर महलूल भी कहते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि सही कहा, सब बहनों का मिलना, प्यारी सी मस्ती, थोड़ी सी लड़ाई, बताया नहीं तू ये पहनने वाली है, हमारे पास भी ऐसा ही था, हम भी पहन लेते, या फिर सबका एक कलर के कपड़े लेना और फिर किसी का कुछ घर में छूट जाना, सब कुछ बहुत मजेदार होता था। और एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे शहर जयपुर में तो सखी सहेली की मौसम की बात हुई। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि भाई बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने ये
मुद्दा उठाया। आज मुझे तो झपकी सी आ गई थी, लेकिन अचानक नींद खुली और ये बातें सुनी तो बहुत अच्छा लगा और बातें हम सुनने लगे। एक श्रोता ने लिखा है कि फरवरी में मेरी भतीजी की शादी थी। हम काका पापा के 8 भाई और 8 बहनों में बड़े भाई की लड़की की शादी थी, मतलब हमारी पीढ़ी की पहली शादी। कई साल बाद सब इकट्ठा हुए, बहुत मजे किए, डांस किया। बाद में फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया पर सबने इतने फोटो वीडियो शेयर किए कि सब बोलने लगे आजकल तो आपका परिवार फेसबुक पर छाया हुआ है। इसी तरह से आज ये विषय ऐसा है कि इसके कमेंट भी बहुत सारे छाए हुए हैं। हमने कोशिश की हम बहुत सारे संदेशों को शामिल कर सकें, लेकिन जिनके नहीं हो सके उनसे माफी मांगते हुए अब सुन लेते हैं ये गीत। भावन के घर जाए गोरी, घूंघट में शर्माए गोरी, बंधी रहे ये प्यार की डोरी। हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना। मन भावन के घर जाए गोरी, घूंघट में शर्माए गोरी, बंधी रहे ये प्यार की डोरी। हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना। बचपन के दिन खेल गवाए, आई जवानी तो बाल आए। बचपन के दिन खेल गवाए, आई जवानी तो बाल आए, आई जवानी तो बाल आए। तेरे आंगन बजे बधाई गोरी, क्यों नैना छलकाए गोरी, बंधी रहे ये प्यार की डोरी। हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना। इस दुनिया की रीत यही है, रीत यही है। हाथ जो थामे मीत वही है, मीत वही है। हाथ जो थामे मीत वही है। अब हम तो हुए पराए गोरी, दिल तेरे संग जाए गोरी, बंधी रहे ये प्यार की डोरी। हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना।
बंधी रहे ये प्यार की डोरी, हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना। और बहुत सारे रिश्तेदार भी ये बात कहते हैं जब शादी विवाह के रंग बिरंगे समारोह केवल उत्सव नहीं होते। ये हमारी एक सखी ने लिख भेजा है, बल्कि रिश्तों की डोर को मजबूत करने वाले ऐसे अवसर होते हैं जहां जाने पर सारे रिश्तेदारों से मुलाकात हो जाती है। और भी बहुत सारी बातें लिखी हैं, बहुत सारे श्रोताओं ने इस तरह की बातें लिखी हैं। और अब हम बात करते हैं कि अगर आपने घर में कुछ छोटी सी बगिया बनाई है और उस पौधों पर कीट लग जाते हैं तो उन्हें बचाने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं। इस पर हमारे श्रोता ने बड़े अच्छे उपाय बताए हैं कि बारिश के मौसम में ये होता ही है। इसके लिए कुछ उपाय इस तरह से हैं कि नीम के तेल की 3-4 बूंदों में 3-4 बूंदें शैम्पू की भी डाल लें और अब इसे पानी में घुल जाए, इस तरह से इसका घोल बना लें और ये मिक्सर शाम के समय पूरे पौधों पर हर तरफ से स्प्रे कर दीजिए। खासतौर पर पत्तों के नीचे वाले हिस्से पर करना है क्योंकि कीट और अंडे वहीं पर ज्यादा पनपते हैं। और अगर नीम का तेल ना मिले तो हल्दी के पानी को भी मिलाकर उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जली हुई लकड़ी की जो राख होती है उसे अगर पत्तों पर छिड़का जाए तो उससे भी कीड़े नहीं आते हैं। नीम के हरे पत्तों को जलाकर उसका धुआं करने से भी कीड़ों से बचाव हो जाता है। बाजार में या ऑनलाइन इस तरह की गम कीबोर्ड मिलते हैं। 2-4 वो किसी जगह पर टांग देने से कीड़े उस पर चिपक जाते हैं, लेकिन कई लोग कीट को मारना नहीं चाहते तो वो इस उपाय को ना करें। और लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का घोल बना ले, मतलब लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्च का घोल बनाकर उसे छानकर जैविक कीटनाशक छिड़काव कर सकते हैं। ये प्राकृतिक रूप से कीटों को दूर रखता है और पौधों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। और समय पर पौधों की सिंचाई करें, लेकिन जरूरत से ज्यादा पानी न दें। उनमें संतुलित खाद का प्रयोग करें ताकि पौधे स्वस्थ रहें। और अगर पौधे बहुत छोटे हैं तो उनके पीछे छुपे हुए जो कीड़े और अंडे होते हैं उनको हाथ से ही हटा देना चाहिए, ऐसा एक कमेंट में लिखा गया है। और भौतिक बाधा कीड़ों तक पहुंचने से रोकने के लिए महीन जाली का उपयोग किया जाता है। चिपचिपे जाल, पीले रंग के चिपचिपे पीली स्टिकी ट्रैप लगाएं। हाँ। मेरे ख्याल से ये कहना चाहते हैं ताकि वो जैसे मक्खी है, मधुमक्खी है तो जो उड़ने वाले कीट को आकर्षित करने के लिए किया जाता है ताकि वो पकड़ने में मदद मिले। इसके अलावा पेस्टिसाइड का उपयोग भी कर सकते हैं या कीटनाशक जिसे हम कहते हैं। ये हमारे श्रोताओं ने हम तक सलाह पहुंचाई है। और हम अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस की अगर बात करें ममता जी, तो 2010 में इसकी शुरुआत की गई थी और पहला अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस 25 जून 2011 को मनाया गया था। दुनिया का लगभग 80 से 90% जो भी व्यापार होता है वो समुद्र के रास्ते से ही होता है। नाविक बहुत लंबे समय तक अपने परिवारों से दूर रहकर बहुत कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं और जो सप्लाई चेन है जिसे हम वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला कहते हैं वो सुचारू रूप से चलती रहे, इसमें इन नाविकों का बहुत बड़ा योगदान होता है। और हमारे दैनिक जीवन में जितनी चीजें इस्तेमाल होती हैं, खासतौर पर जो भी वस्तुएं हैं, भोजन है, ईंधन है, वो सब हमें इन्हीं समुद्री रास्तों से नाविकों के द्वारा पहुंचाया जाता है। बिल्कुल। और समुद्र में तेल की खोज की जाती है, वो उनमें भी इनकी अहम भूमिका होती है। और कई बार समुद्र में जब तूफान आता है, सीरफ जिसे कहते हैं, तो कई नाविक दूर दूर तक समुद्र के बीचों बीच चले जाते हैं तो उनकी जान को भी बहुत खतरा होता है। वो मुसीबत से लड़ते हुए कई बार घर वालों को पता नहीं चलता है, कोई नेटवर्क नहीं होता है, मोबाइल फोन वहां तक नहीं पहुंचता है, तो उस समय घर वालों की चिंता देखते ही बनती है। 3-3, 4-4 दिन, कई बार महीनों तक वो तूफान में फंसे रहते हैं, लेकिन जब वो घर लौट आते हैं तो घर वालों की चिंता खत्म होती है। बिल्कुल। इसीलिए उनके क्या अधिकार हैं, उनकी सुरक्षा किस तरह हो, उनका कल किस तरह से बेहतर किया जाए, इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस तरह के जो भी खास दिन हैं वो आयोजित किए जाते हैं। और इस दिन का उद्देश्य भी यही है कि नाविकों के योगदान के लिए उन्हें समाज में सम्मान और आभार व्यक्त करने के लिए और समुद्री उद्योग को बेहतर हो सके, इसे बढ़ावा देने के लिए ये दिन हम मना रहे हैं। और अब सुनते हैं प्रोग्राम का ये आखिरी गाना। बेदर्दी बाल माँ तुझको मेरा मन याद करता है, बेदर्दी
ये था आरजू फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज थी। और अब बिल्कुल वक्त नहीं कि हम कुछ बोलें, बतियाएं या गाना सुनवाएं, तो लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह और चंचल वर्मा का नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम के प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक। सखी सहेली।